हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। आज अपन लेके आए हैं आरबीसी बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके वार्षिक पेपर में 100% इनमें से आने की संभावना व्यक्त करेंगे। पहले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं आज कि रक्त दाब मापने के मापने रक्त मापने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो आप नाम क्या लिखोगे? स्पाइगोगेरोमीटर। ठीक है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आप लिखोगे एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम होता है जो हमारी लार में पाया जाता है। जटिल मंड स्टार्च को सरल श्रृंखला में बदलने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो आप लिखोगे लारिस एंजाइम। लारिस एंजाइम में जो क्या है, जटिल मंड स्टार्च को सरल श्रृंखला में बदलने का कार्य करता है। मछली में कितने हृदय के कोष्ठक होते हैं? जो हमारे शरीर में, या अपन कह सकते हैं कई जीव होते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, हृदय होते हैं। जैसे अपन बात करें मछली जो जल में रहते हैं, क्या रहते हैं, जो जल में रहते हैं, और जो हमारे क्या स्थल पर भी रहते हैं, जो जल में रहते हैं ना, उनके कितने होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन ऐसा पूछ ले कि मेंढक के कितने होते हैं? तो मेंढक के कितने होते हैं? हमारे मेंढक की बात करें तो मेंढक में अध्यय होते हैं ना, वो होते हैं हमारे 3। ठीक है ना। जल में रहने वालों के 2 होते हैं स्थल पर, और जल पर रहने वालों के लिए 3 होता है। और अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में आप कह सकते हो 4 कोष्ठक होते हैं साथियों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि मानव में मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जक पदार्थ कौन सा है? कि मानव में जो मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जक पदार्थ है वो क्या होता है? हमारा यूरिया होता है। यूरिया जो हम पेशाब के जरिए बाहर निकालते हैं। ठीक है। शुद्धांतर द्वारा अवशोषित वसा का वहन किस तरल द्वारा होता है? कि शुद्धांतर है हमारा, इसमें अवशोषित वसा का वहन किस पदार्थ द्वारा होता है? वो होता है लसिका द्वारा। किसके द्वारा होता है साथियों? लसिका द्वारा। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जठर रस या अपन कह सकते हैं उदर में, या अपन कह सकते हैं अग्नाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है HCl। कौन सा पाया जाता है? HCl पाया जाता है। शुद्धांतर में नाइट्रोजन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? कि शुद्धांतर होता है हमारा, इसमें कौन सा एंजाइम है जो पाचन की भूमिका निभाता है? तो हम कह सकते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम है जो क्या करता है? पाचन की भूमिका निभाता है। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण? देखो क्या बात करते हैं, पत्तियों में हरा वर्णक या हरा रंग है ना, किस के कारण दिखाई देता है? तो आप कह सकते हो हरित लवक। हरित लवक है, इसकी वजह से हमें क्या करते हैं पत्तियों में। तो यहाँ से ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सूर्य के प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो पौधों में क्रिया होती है वो अभिक्रिया कैसी होती है? तो आप कह सकते हो वो अभिक्रिया हमारी होने वाली है, वो अभिक्रिया होगी उष्मा शोषी, क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा का क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। और यदि ऐसा पूछ ले कि साग और सब्जियों में कंपोस्ट के विखंडन में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो आप कहोगे ऊष्माक्षेपी, क्योंकि कंपोस्ट यानी ग्लूकोज का जब विखंडन होता है तो ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है साथियों? ऊर्जा निकलती है। तो ऊर्जा का क्या होता है? वहाँ पर उत्सर्जन होता है। फिर बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 11 कि यकृत और अग्नाशय दोनों अपने स्रावित रस आहार नाल के किस भाग में भेजते हैं? कि अपन बात करें यकृत और अग्नाशय दोनों स्रावित रस होता है वो आहार के किस भाग में भेजते हैं? तो आप कह सकते हो शुद्धांतर में भेजते हैं। 1 मोल एटीपी के विखंडन से कितनी ऊर्जा मोचित होती है? कि 1 मोल जो एटीपी के विखंडन से कितनी ऊर्जा मोचित होती है? तो आप कह सकते हो 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा विकसित होती है। ठीक है। 30.5। मानव उत्सर्जन सूक्ष्म इकाई क्या होती है? तो मानव
सूक्ष्म इकाई पूछ ले या क्रियात्मक इकाई पूछ ले तो आपको एक ही याद रखना है, नेफ्रॉन और वक्राणु। और ये भी याद रखना कि आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है, नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाए या वक्राणु का नामांकित चित्र बनाए, तो आप है वो बनाना है। यदि दो कोशिकाएं जीवों के नाम लिखिए, किन्हीं दो कोशिकीय जीव है ना, कि हमारे पास क्या दो नाम बताने किसके, एक कोशिकीय जीव। ठीक, एक कोशिकीय जीव अपन कह सकते हैं अमीबा व पैरामीशिया, कि अमीबा और पैरामीशिया है ये हमारे के एक कोशिकीय जीव है साथियों। जो ये प्रश्न भी हमारा 2023 में पूछा गया है। तो एक बार आप इनमें ऐसे भी याद रखना, एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, बहुखंडन, द्विखंडन, ठीक है, एक लिंगी, बहुलिंगी, इनके आपको उदाहरण साथियों सभी के एक दो दो उदाहरण याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपके पेपर में आने वाला है। ये अधिक कम करने वाला पेशियों के किस कारण में दर्द होता है। ठीक है, कि मतलब कि अधिक काम करने पर, हम किसी प्रकार का काम करते हैं अधिक, तो हमारे जो पेशियाँ होती है उनमें जो दर्द होता है, किसमें, अधिक काम करने पर हमारी पेशियों में जो दर्द होता है वो किसकी वजह से होता है, तो अपन कह सकते हैं साथियों लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण है होता है। जब लैक्टिक अम्ल जम जाता है तो हमारी पेशियों में क्या होने लगता है, दर्द है होने लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16 नंबर, क्वेश्चन 16। आरबीसी का रंग कौन से वर्ण की उपस्थिति में लाल होता है। तो आरबीसी, ठीक है, कि आर बी सी का रंग है ना वो किस वर्ण के कारण लाल होता है, तो आप कह सकते हो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति से। क्योंकि हीमोग्लोबिन होगा तभी हमारे जो रक्त का है वो रंग कैसा होगा, लाल है होगा। कोशिका की ऊर्जा की मुद्रा ना, कि ऊर्जा की जो मुद्रा है किसे कहते हैं, तो कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा है साथियों, जो क्या है ऊर्जा मुद्रा है, वो हमारी क्या होती है, एटीपी होती है। पूरा नाम है एडिनोसिस ट्राईफॉस्फेट, फॉस्फेट। ठीक है, याद रखना, पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और साथ में ये भी याद रखना डी डीएनए, डीएनए का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अग्नाशय में किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है, कि अग्नाशय, ठीक है, इस रिंग में एंजाइम द्वारा किस प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है, तो आप कह सकते हो पिस पेप्सिन एंजाइम होता है ना, उसके द्वारा क्या होता है, आंशिक पाचन होता है, पेप्सिन एंजाइम। श्वसन में ग्लूकोज का प्राइवेट में विखंडन कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है, तो आप कह सकते हो साथियों विखंडन किसका, पायरोवेट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास याद रखना कि वाव्य अवाव्य श्वसन का जो चार्ट आलेख है जो 3 प्रकार से होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के अभाव में और ऑक्सीजन अनुपस्थिति में साथियों, वो चार्ट भी आपको पूछा जा सकता है वाव्य श्वसन के रूप में। तो वो भी आपको याद है कर लेना है, बड़े प्रश्न में 2 नंबर या 3 नंबरों में पूछा जा सकता है। तो इस श्वसन के ग्लूकोज को पायरुवेट में विखंडन कोशिका किस भाग में संपन्न होता है, तो आप कह सकते हो कोशिका द्रव्य में, किसमें, कोशिका द्रव्य में। आहार नाल के प्रत्येक भाग में भोजन के नियमित प्रवाह होने के लिए कौन सी गति आवश्यक है। आहार नाल है साथियों, क्या है, आहार नाल है, इसके प्रत्येक भाग में भोजन के नियमित प्रवाह के लिए कौन सी गति आवश्यक है, तो आप कह सकते हो पर गतिशील गति। ठीक है, पर गतिशील गति मतलब जो निरंतर गति करते हुए रहेगी। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 21, और 21 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, कि शुद्धांतर। शुद्धांतर के आंतरिक स्तर पर अंगुलीनुमा प्रवर्धन पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं लॉन्ग रोम, लॉन्ग रोम। ठीक है, लॉन्ग रोम होता है, ये क्या करते हैं कि जो हमारे शुद्धांतर में भोजन पचता है तो उनसे जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को क्या करते हैं, ग्रहण करके और हमारे जो शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर का क्या होता है, पावर हाउस कहलाता है साथियों।
ठीक है। पत्तियों में रंध्रों का खुलने व बंद होने का कार्य किस कोशिका द्वारा होता है? तो याद रखना, पत्तियों में रंध्र का खुलना बंद होना किस कोशिका के द्वारा होता है? तो द्वार कोशिका द्वारा होता है साथियों। किसके द्वारा? द्वार कोशिका द्वारा होता है। तो याद रखना, खुले व बंद रंध्रों के नामांकित चित्र भी पूछा जा सकता है पत्तियों का, है ना, कि रंध्रों का खुलना बंद होने का नामांकित चित्र भी पूछा जा सकता है। तो एक बार वो चित्र भी आप देख लेना, 2021 में पूछा गया है। पादपों में कुछ अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद किस भाग में संचित होते हैं? कि पादप होता है, जब भोजन करने के बाद अपशिष्ट बच जाता है तो वो क्या, रेजिन और गोंद किस भाग में संचित होते हैं या उत्पन्न होते हैं? तो आप कह सकते हो पुराने जाइलेम में। किस में? पुराने जाइलेम में। उभयचर या बहुत से सरीसृप जंतुओं, अनियमित तापी जंतुओं में कितने कोष्ठ होते हैं? तो याद रखना, अभी बताया था, मेंढक क्या होता है? उभयचर होता है। ठीक है। और क्या होता है? सरीसृप जो हम कह सकते हैं कि जो जमीन के अंदर भी रह सकते हैं, जमीन के अंदर भी रह सकते हैं, उन जीवों में जो हमारे दैहिक कोष्ठक होते हैं वो कितने होते हैं साथियों? 3 होते हैं। जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। सजीवों के वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। कि जीवों के लिए अपने ही सुरक्षा के लिए सम्मिलित रूप से जो उपाय किए जाते हैं, जो रक्षा का कार्यकार होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं साथियों। ठीक है। जीवों को सभी प्रकार से सम्मिलित रूप से सुरक्षा या अनुरक्षण का जो कार्य करते हैं उन्हें अपन जैव प्रक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है 26 नंबर, हमारे शरीर में भोजन किस रूप में संचित होता है साथियों? कि हमारे शरीर में भोजन है वो किस रूप में संचित होता है? तो आप कह सकते हो गाइलोकोजन के रूप में। ठीक है, ग्लाइकोजन। ठीक है। हमारे शरीर में जो भोजन किस रूप में संचित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं साथियों। एक बार याद रखना, मानव में पाचित भोजन में पानी व खनिज लवणों का अवशोषण कहाँ होता है? तो आप कह सकते हो बद्धांत्र में होता है, बड़ी आंत में होता है। ठीक है। पादपों में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हो? पौधों द्वारा कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं। कि पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट है वो तुरंत उपयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। तो किसके रूप में संचित किया जाता है? मंड और स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। पादपों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? कि पादपों के लिए, पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? पादपों के लिए नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है। कि पादपों में जो नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिक के संश्लेषण में किया जाता है। कि जिसका उपयोग प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण में किया जाता है। यदि नाइट्रोजन पौधों को नहीं मिलेगी तो उनकी अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो साथियों क्या नहीं हो पाएगा? अच्छे से फल फ्रूट या अनाज नहीं लग पाएगा, जिससे उसकी पैदावार क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए पौधों के लिए, पादपों के लिए नाइट्रोजन क्या है? बहुत ही आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 30 साथियों। कि संवेदी सूचना तंत्रिका कोशिका, है ना, कि कोशिका या अपन कह सकते हैं न्यूरॉन्स कि किस भाग द्वारा उपार्जित की जाती है? उपार्जित मतलब उनके द्वारा उत्सर्जित की जाती है या उत्पन्न की जाती है। तो आप लिख सकते हो दुर्मिका। याद रखना, दुर्मिका या नाम यहाँ पर तो मिस्ट प्रीग है, ऐसे होगा दुर्मिका। ठीक है। दुर्मिका द्वारा क्या किए जाते हैं? जो सूचनाएं हैं उनको क्या किया जाता है? तंत्रिका कोशिका के किस भाग द्वारा उत्सर्जित की जाती है? हमारी कोशिका होती है साथियों इस प्रकार से ना, कि इस प्रकार से कोशिका होती है, उनके अगले भाग में क्या होती है? ऐसे छोटी थैली नुमा संरचना होती है। जब हम इस पर क्या करते हैं, किसी चीज़ का आघात होता है तो ये क्या करती है? यहाँ से एक आवेश उत्पन्न होता है और वो हमारे क्या होती है? अगली कोशिका तक भेजती है, और जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्या हुआ? किसी प्रकार का आघात उत्पन्न हुआ।
तंत्रिका ऊतक किसके संगठित जाल का बना होता है? तो याद रखना तंत्रिका जाल है वो तंत्रिका ऊतक किसके संगठित जाल का बना होता है? तो याद रखना तंत्रिका कोशिका या अपन कह सकते हैं न्यूरोनस न्यूरोरोस, ठीक है, या तंत्रिका कोशिका कह सकते हैं। पर्यावरण में अचानक हुई घटना की अनुक्रिया करती है प्रत्यावर्ती क्रिया। कि अपन क्या करते हैं कि जब मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर अपन समझे तो अपन क्या करते हैं, कोई गर्म बर्तन है उसमें पानी भरा हुआ है और उसको अपन उतार रहे हैं, तो हमारे जो गर्म जल का बर्तन है वो हमारे हाथ में लगेगा तो हमारे हाथ में क्या होगी, जलन उत्पन्न होगी, जिससे अपन क्या करेंगे, तुरंत उस बर्तन को छोड़ के हाथ को दूर कर लेंगे। तो ये जो घटना होती है अचानक होती है, इस घटना को अपन क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। तो याद रखना प्रत्यावर्ती चाप का नामक चित्र को समझाइए। याद कर लेना, बड़ा क्वेश्चन है, 3 बार पेपर में आया हुआ है कि प्रत्यावर्ती चाप का नामक चित्र सहित समझाओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट में अपन बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य अंग क्या होता है? तो याद रखना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, इसमें साथियों मुख्य अंग होता है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है, ठीक है। मस्तिष्क हमारा दिमाग जिसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। और सबसे बड़ा भाग हमारा क्या होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, जो क्या होता है 2/3 होता है। मेरुरज्जु हमारी क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, इसके द्वारा हमारी क्या होती है, जो भी सूचनाएं शरीर में उत्पन्न होती है उनको मध्य मस्तिष्क या हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। फिर करते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की बात, और नेक्स्ट प्रश्न में अपन बात करें साथियों तो मस्तिष्क के निकलने वाली तंत्रिका कहलाती है ना, कि मस्तिष्क से जो निकलने वाली तंत्रिका है साथियों वो कहलाती है कपाल तंत्रिका, ठीक है। मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिका कहलाती है, मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका कहलाएगी साथियों, ठीक है। मस्तिष्क से कपाल और मेरुरज्जु से मेरु तंत्रिका। कोश केशुरुक दंड है ना, कि केश कशेरुक दंड किस तंत्रिका ऊतक की सुरक्षा करता है? तो याद रखना ये करता है मेरुरज्जु की सुरक्षा। परिधीय नालिका किस गति से बीज की ओर बढ़ जाती है? तो याद रखना पर नालिका है ये अपनी क्या होती है, रसायन अनुवर्ती गति करती है, रसायन अनुवर्तन गति करती है। पादपों की जड़ों की गति किस गति का उदाहरण है? तो याद रखना धनात्मक गुरुत्वावर्तन और ऋणात्मक गुरुत्वावर्तन होता है। पादपों में जो गतियाँ होती है 2 प्रकार की होती है, एक धनात्मक होती है, एक ऋणात्मक होती है। धनात्मक का मतलब होता है कि गुरुत्वानुवर्तन यानी धनात्मक या गुरुत्व जो हमारे पृथ्वी पर लग रहा है उसके अनुसार गति करना, ऋणात्मक मतलब उसके विपरीत गति करना। अब देखो कि ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन गति होती है, ये होती है जड़ों द्वारा, जो क्या होती है प्रकाश की विपरीत होती है, और धनात्मक जो पत्तियां होती है वो प्रकाश की तरफ करती है, इसलिए अपन क्या कहते हैं धनात्मक। तो इस पौधों में 2 प्रकार की गतियां होती है, एक धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में साथियों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 39 नंबर, पादपों के तने की वृद्धि किस गति का उदाहरण है? ठीक है ना, यह मिस्ट प्रिंटिंग है साथियों, ये नाम नहीं है, ठीक है। उदाहरण एक बार ही लिखा जाएगा, तो क्या लिखोगे, पादपों के तने की वृद्धि किस गति का उदाहरण है? तो आप कहोगे धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन और ऋणात्मक गुरुत्व अनुवर्तन होता है। ये हमारे पादपों की होती है, तनों की गति होती है, क्योंकि पादपों की गति होती है जो तनों में वो क्या होती है प्रकाश की ओर गति करती है, इसलिए अपन कहते हैं धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन। और उनकी जड़ें हैं जो क्या भूमि की ओर गति करती है, इसलिए अपन क्या कहते हैं ऋणात्मक, ठीक है। मटर के पर तापन की गति किस गति का उदाहरण है? तो आप कह सकते हो स्पर्श अनुवर्तन,
कि जो अपन कह सकते हैं मटर मटर के जो बीज लगते हैं, फल लगते हैं, उस समय जो उनके जो फल लगने की प्रक्रिया में जो गति होती है वो हमारी क्या होती है, स्पर्श अनुवर्तन गति होती है। वो किसी के सहारे से ऊपर बढ़ते हैं। पादपों में अपन बात करें साथियों पादपों के, तो पादपों में रसायन सामान्य किस पदार्थ द्वारा होता है? किसकी बात करें? पादपों में जो रासायनिक समन्वय है किस पदार्थ के द्वारा होता है? तो आप कह सकते हो हार्मोन्स की वजह से, क्योंकि हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में, वो क्रिया करते हैं। और याद रखना चाहते हो सभी प्रकार के हार्मोन्स हमें याद होने चाहिए। जैसे हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि है, उनमें कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है और उस हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, वे सब प्रश्न आपको याद होने चाहिए। ठीक है। फलों और बीजों में किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? याद रखना जो फल होते हैं, जो बीज होते हैं, उनमें हमारे साइटोकिनिक हार्मोन होता है। ये एक पादप हार्मोन है। तने की पर्वत संधि की लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी पादप हार्मोन है जेब्रेलिन। ठीक है। कि आपको पूछा जा सकता है एक पादप हार्मोन का नाम बताइए, जेरेब्लिन है, जो क्या करते हैं, तने के पर्व संधियों की लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी पादप हार्मोन है। कौन सा होता है? जेरेब्लेरिन, जेबेरेलिन। याद रखना, शानदार क्वेश्चन है, पेपर में आया वहाँ। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करें तो हमारे पास 44 नंबर क्वेश्चन है, पादप के प्रवाहों के अग्र भाग में, कि पादप के प्रवाह के अग्र भाग में संश्लेषण होने वाला हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन। यह क्या करता है कि पादपों के अग्र भाग में उत्पन्न होता है। पादप वृद्धि संबंध समदमक है ना, कि मतलब कि हमारे जो पादप होता है उसमें सम मध्य, मतलब इसमें क्या कमी होना, इसका अर्थ होता है कि उसमें वृद्धि में कमी होना। वृद्धि में क्या होना? कमी। ठीक है। वृद्धि में कमी होना। हार्मोन का नाम है एब्सिकमल। ठीक है। तो उस पादप हार्मोन का नाम बताए जो वृद्धि में कमी करता है, वृद्धि पर नियंत्रित करता है, वो एब्सिकमल होता है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कि कोशिका विभाजन है साथियों, कोशिका विभाजन है, इसको प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है साइटोकिनिक हार्मोन। साइटोकिनिक हार्मोन है, ये क्या करता है, पादपों में जो कोशिका होती है उसको क्या करता है, विभाजित करने का कार्य करता है। पत्तियों को मुरझाना या झड़ना किस हार्मोन का प्रभाव दर्शाता है? याद रखना कि पत्तियां होती हैं ना पेड़ों में, उनका मुरझाना और झड़ना मतलब पत्तियों का जलना, और पत्तियां गिर जाती है, और जब कोई चीज़ जलती है या गिरती है या नष्ट होती है तो वहाँ पर क्या होता है, अम्ल होता है। और पौधों में एक ही प्रकार का अम्ल पाया जाता है साथियों, वो क्या होता है, एब्सिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? एब्सिक अम्ल होता है साथियों। ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन आते हैं, और साथियों आगे अपन बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है। ये सीरीज अपनी चलने वाली है आपके आधी 30 मिनट से 40 मिनट का होगा ये वीडियो, आपके लिए लाइव क्लास चलेगी। ठीक है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए लाइव में जो भी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं वो एक बार शेयर ज़रूर करना, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है। एडिनली या एडिनली ग्रंथि है, उसे अपन क्या कहते हैं, अधिवक्र ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। ठीक है। कि एडिनली ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन एडिनली हार्मोन होता है। ठीक है। दूसरी बात आगे नेक्स्ट बात करें, संकटकालीन है ना, कि संकटकालीन या आपातकालीन हार्मोन कौन सा होता है? एडिनली हार्मोन को भी अपने क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। मोचक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? कि मोचक हार्मोन, ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन है मोचक हार्मोन। मोचक हार्मोन है ना साथियों, यही क्या करता है, हमारा वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की हर प्रकार की क्रियाएं क्या होती है, विकसित होती है। फिर बात करते हैं इंसुलिन हार्मोन।
ठीक है। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो आप कह सकते हो अग्नाशय द्वारा होता है। और याद रखना इंसुलिन की जब कमी होती है तो डॉक्टर हमें क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन चाटते हैं, जिससे हमारे शर्करा में क्या होता है, नियंत्रण होता है। तो ये प्रश्न भी याद रखना, डॉक्टर इंसुलिन की कमी पर इंजेक्शन क्यों देता है? ठीक है, शानदार प्रश्न है। 2 नंबर पर आप ये जरूर याद करना। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि वो हमारे कौन सा हार्मोन उत्पन्न करती है? इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पास ये देखो आ गया 53 नंबर। कितने नंबर? 53 नंबर क्वेश्चन आ गया। रुधिर में शर्करा का नियमन कौन सा हार्मोन करता है? रुधिर। ठीक है, रुधिर में शर्करा यानी कि जो हमारे मिठास की क्रिया होती है उन पर नियंत्रण करता है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। ठीक है, थायराइड ग्रंथि है, उसमें हमारे कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न होता है। इससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है? किंगा रोग उत्पन्न होता है। इसलिए डॉक्टर हमें क्या करते हैं, नमक की सलाह देते हैं कि आप नमक की मात्रा ग्रहण कीजिए, जिससे आपको क्या नहीं होगा, थायरोक्साइड हार्मोन नहीं होगा या रोग उत्पन्न नहीं होगा। थायरोक्साइड ऑक्सीजन हार्मोन की क्या नहीं होगी साथियों, कमी नहीं होगी। फिर बात करते हैं मिश्रित ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि यानी कि ऐसी ग्रंथि दो ग्रंथियों का क्या वो मिश्रण हो, वो हमारी कौन सी होती है? इसमें अग्नाशय। ठीक है, स्रावित हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण किस विधि से होता है? याद रखना कि समय और मात्रा का नियंत्रण हार्मोनों में, स्रावित हार्मोनों में किसके द्वारा होता है? तो पूर्व विदयन विधि द्वारा होता है। पूर्व बरहन मतलब कि जो हार्मोन उत्पन्न हुए और उनकी हमारी कमी होने लगी है तो अपन क्या करते हैं, पूर्व विदयन विधि द्वारा इसका वापस क्या कर लिया जाता है, नियंत्रण कर लिया जाता है। प्रत्यावर्ती क्रिया का उदाहरण है कि हमारे शरीर में जो प्रत्यावर्ती क्रिया होती है, किसी की चुभने या जलने से हाथ को तुरंत हटा लेना, प्रत्यावर्ती क्रिया होती है। जैसे अपन बात करें आग की लौ से हाथ को पीछे खींचना। याद रखना साथियों, प्रत्यावर्ती क्रिया का चाप का शिरा धमनी में अंतर, विखंडन बहुखंडन में अंतर। ठीक है, और हम ऐसे क्वेश्चन आपके जो मानव मस्तिष्क को समझाए, अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन, और अपने से कहें कि शुद्धांतर का चित्र। ठीक है, मूत्र उत्सर्जन का नामक चित्र, मादा जनन अंग का नामक चित्र, ये जो चित्र है, ठीक है, वो आपको अच्छे से याद है करने और अच्छे से बनाने आने से आपको इन चित्रों में से कुछ चित्र मिलेंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 58 नंबर। अमीबा में जनन की विधि है। तो अमीबा उसमें जनन की विधि है वो क्या होती है, हमारी विखंडन होती है। क्या होती है? विखंडन। ठीक है, विखंडन की वजह से हमारे अमीबा में क्या होता है, जनन होता है। कालजार के रोगाणु का नाम है कि हमारा जो काला जहर है वो किस रोगाणु का नाम है? लेशमानिया का नाम है। याद रखना, ये लेशमानिया होता है जो काला जार नामक रोग है हमारा उत्पन्न करता है। लेशमानिया में जनन होता है, लेशमानिया है इसमें जनन होता है द्विखंडन द्वारा। किसके द्वारा होता है साथियों? द्विखंडन द्वारा। मलेरिया परजीवी का नाम है प्लाज्मोडिया। ठीक है, जो मलेरिया का परजीवी है साथियों उसका जो नाम है वो क्या है? प्लाज्मोडिया। ठीक है, प्लाज्मोडियो में जनन की विधि होती है बहुखंडन। ठीक है ना, कि प्लाज्मोडिया जीव है, इसमें जनन की जो विधि होती है वो क्या होती है? बहुखंडन होती है। याद रखना साथियों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने नजर आ रहा है। केलस किसे कहते हैं? केलस किसे कहते हैं? तो परिभाषा याद रखना, उत्तक संवर्धन। कि उत्तक संवर्धन में कोशिका विभाजन होकर छोटा समूह बनती है जिसे केल्स कहते हैं। कि उत्तक संवर्धन होता है जब कोशिका विभाजित होकर उसका छोटा ग्रुप बन जाता है, उससे अपन कहते हैं केल्स। ठीक है, दो एक कोशिकीय जीवों के नाम बताए। याद रखना, दो एक कोशिकीय जीवों का नाम आप लिख सकते हो, अमीबा और पैरामीशिया। भ्रूण किसे कहते हैं साथियों? अगली बात करें भ्रूण की परिभाषा, निषेचन अंड विभाजित होकर कोशिका की गोल संरचना बनाता है, उसे भ्रूण कहते हैं।
कि जब हमारे क्या होता है नर और मादा में क्रॉस सेक्शन होता है साथियों, जब क्या होता है दोनों का सम्मिलन युग्म बनता है और उनके मिलन से जो एक निषेचन होकर अंड और शुक्राणु कि अंड गोलाकार होता है, शुक्राणु ऐसे होता है हमारे पूंछ के आकार का। जब इनका दोनों का क्या होता है मिलन होता है और इन दोनों के मिलन के बाद जो आकृति जो हमारे संचय रूप से प्राप्त होता है उसे अपन क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। भ्रूण का रोपण कहाँ होता है, तो याद रखना कि भ्रूण का रोपण मादा के गर्भाशय में होता है साथियों। किस में होता है, मादा के गर्भाशय में होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साथियों, काय की प्रबंधन में पादप है ना, पौधे, पादप यानी पौधों के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है। याद रखना साथियों, काय की जननी में जो हमारे पौधों के भाग है वो क्या होता है, जड़, तना और पत्ती सम्मिलित रूप से उपयोग में होता है। याद रखना एक बार कि आलू में काय की प्रबंधन कंद के द्वारा होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आलू में जो काय की प्रबंधन है वो किसके द्वारा होता है, कंद के द्वारा होता है। उत्तक संवर्धन तकनीकी का एक उपयोग लिखिए। उत्तक संवर्धन तकनीकी का एक उपयोग साथियों, सजावटी पौधों में संवर्धन, कि सजावटी पौधे होते हैं उनके संवर्धन में किया जाता है उत्तक संवर्धन तकनीक का। पुष्प के नर और मादा जनन अंगों के नाम, नर का जननांग है पुष्प। पुष्प की बात करें, ठीक है ना, ठीक है, तो पुष्प के लिए होता है पुष्केसर नर और मादा जननांग होता है स्त्री केसर साथियों। स्त्री केसर के विभिन्न अंगों के नाम बताइए। कि पुष्प जो स्त्री केसर होता है पुष्प में उसके विभिन्न भागों के नाम अपन कह सकते हैं, अंडाशय, योनि, योनि का शिरा, ये क्या होता है हमारे भाग होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य क्या होते हैं, ये एक नर हार्मोन है साथियों, जो क्या होता है कि द्विलैंगिक अंगों को या अपन लक्षणों को विकसित करने का कार्य कार्य करता है, ठीक है। तो शुक्राणु, क्या ये शुक्राणु, शुक्राणु का उत्पादन पर नियंत्रण करता है। कि शुक्राणु एक नंबर कार्य है शुक्राणु के उत्पादन पर नियंत्रण करना। दूसरा, नर में यौवन लक्षण का नियंत्रण करना, या अपन कह सकते हैं द्विलक्षण पर नियंत्रण करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 71 नंबर। एक संकर संकरण को परिभाषित कीजिए। बात करते हैं किसकी, एक संकर संकरण की। दो पौधों के मध्य ना, दो पौधों के मध्य एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य क्रॉस को एक संकरण कहते हैं। कि हमारे पास एक संकरण में जब दो पौधे के मध्य है ना, दो पौधों के मध्य एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य से क्रॉस सेक्शन करवाया जाता है और उससे हमारे पास जो पीढ़ी उत्पन्न होती है उससे क्या कहते हैं, एक संकरण संकरण कहते हैं। फिर बात करते हैं एक संकरण का F1 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप बताइए। याद रखना साथियों, लक्षण प्रारूप होता है 3:1। यही पूछ ले हमें क्या, जीन प्रारूप है साथियों, क्या पूछ ले, जीन प्रारूप। तो आप कहोगे 1:2:1 होता है हमारा जीन प्रारूप एक संकरण संकर के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, एक संकर संकरण में F1 पीढ़ी में जीन प्रारूप का अनुपात बताइए। तो हमारे पास 1:2:1 है होगा। द्विव संकरण संकरण के लिए F1 पीढ़ी का संकरण लक्षण अनुपात बताइए। याद रखना द्विव संकरण के लिए साथियों लक्षण अनुपात ही पूछा जाता है, जो हमारे पास क्या होता है 9:3:3:1 होता है। फिर चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नज़र आ रहा है, ये अनुवांशिकता किसे कहते हैं। अनुवांशिकता किसे कहते हैं, शानदार परिभाषा है, एक बार पूछी भी जा चुकी है वीडियो में। प्राणियों में है ना, कि जो जीव होते हैं प्राणी होते हैं उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले पूर्वजों के लक्षण या गुण अनुवांशिकता कहलाती है, ठीक है। हमारे प्राणी या अपन किसी प्रकार का जीव है उनके पूर्वजों द्वारा जो लक्षण और गुण पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो आते हैं उन्हें अपन अनुवांशिकता कहते हैं। कौन सा जीव अपना लिंग बदलता है, याद रखना कौन सा जीव अपना लिंग बदलता है, तो आप लिखोगे गेंगा, गेंगा है ये अपना लिंग बदलता है। जीन प्रारूप किसे कहते हैं,
जीन प्रारूप। जीवों के आनुवंशिक संगठन को जीन प्रारूप कहते हैं। कि जीवों के आनुवंशिक संगठन को ही जीन प्रारूप कहते हैं। जीन किसे कहते हैं? सजीवों की आनुवंशिक इकाई को जीन कहते हैं। कि सजीवों के आनुवंशिक जो इकाई होती है उसे जीन कहते हैं। जीन डीएनए का वह भाग होता है जिससे किसी प्रोटीन द्वारा संश्लेषण के लिए सूचना को सुचारू होता है, सूचना होती है। ठीक है। डीएनए, डीएनए का पूरा नाम भी आपको याद होना चाहिए, डी राइबो ऑक्सिलिक अम्ल। ठीक है, डी न्यूक्लिक ऑक्सी अम्ल। डीएनए का पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए साथियों। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा कि मानव में कौन सा गुणसूत्र आकार में छोटा होता है? तो आप लिखोगे कि वाई गुणसूत्र क्या होता है? आकार में छोटा होता है। कौन सा? वाई गुणसूत्र साथियों आकार में छोटा होता है। एकल संकरण प्रयोग द्वारा आधारित नियम कौन सा है? तो याद रखना, एकल संकरण के लिए आपको कह सकता है प्रभाविता का नियम होता है। तो याद रखना, बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेडल के प्रभाविता के नियम को समझाए प्रयोग द्वारा। तो मटर का जो प्रयोग है उसके द्वारा इसे समझाना होता है। ठीक है। या पूछ ले समतल अपव्यय का नियम, द्वीप संकरण का उपयोग। तो आपको क्या करना पड़ेगा? गोल, झुर्रीदार और लाल वो अपने पास प्रयोग है जो अपने को समझा कर बताना होता है। फिर बात करते हैं कौन सी भिन्नताएं अलग संतति के वंशागत होती है। याद रखना, कौन सी भिन्नताएं अगली संतति के वंशागत होती है? अनुवांशिक भिन्नताएं। कि कुछ भिन्नताएं अपने माता से आती है और कुछ पिता से आती है, दोनों का मिश्रण होता है तो एक नई जाति का क्या होता है? निर्माण होता है, एक नई जीव का उत्पत्ति होती है। उससे हमारे पास क्या होते हैं? कुछ अलग अलग प्रकार की कमियां अपने अंदर आती है या लक्षण आते हैं। मेडल के समतंत्र अपव्यय के नियम को सिद्ध करने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया गया था? तो याद रखना, द्वीप संकरण का प्रयोग किया गया था। द्वीप संकरण का प्रयोग किया गया था मेडल के समतंत्र अपव्यय के नियम को सिद्ध करने के लिए। तो ये प्रयोग भी आपको याद होना चाहिए साथियों, क्योंकि 2 नंबर में काफ़ी बार पूछा जाता है। किस प्रकार के जनन में विविधताएं प्रदर्शित होती है? तो आप कह सकते हो कि लैंगिक जनन है ना, कि लैंगिक जनन में अपेक्षाकृत अधिक होती है, अलैंगिक जनन में कम होती है। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रभाविता लक्षण किसे कहते हैं ना, कि प्रभाविता का जो लक्षण है वो किसे कहते हैं? तो क्या लिखोगे? लैंगिक जनन वाले जीवों में एक भी लक्षण के जीन 2 प्रतिरूप में होते हैं। इन प्रतिरूपों के एक समान न होने की स्थिति, इन प्रतिरूपों को एक समान न होने की स्थिति में जो प्रतिरूप प्रकट होता है उसे प्रभावित लक्षण कहते हैं। ठीक है। ऐसा लक्षण कि जब अपन क्या करते हैं, मटर के पौधों का प्रयोग करते हैं तो हमारे पास 2 प्रकार के पौधे लेते हैं, एक बोना एक लंबा। जब प्रयोग क्रॉस सेक्शन करवाया जाता है और F1 पीढ़ी उत्पन्न होती है तो उसमें प्रभाविता का लक्षण दिखाया जाता है, क्योंकि सभी पौधे क्या होते हैं? लंबे होते हैं, बोने नहीं होते हैं। ठीक है। जो क्या होता है सबसे अधिक दिखाई देता है लक्षण, वही हमारा क्या होता है? प्रभाविता का लक्षण होता है। भिन्नताओं से क्या तात्पर्य है ना, कि भिन्नताओं से क्या तात्पर्य है? समान अनुवांशिक वाले जीवों में पाए जाने वाली असमानताएं। कि समान अनुवांशिक वाले जीवों में पाई जाने वाली असमानताएं क्या कहलाती है? हमारी विभिन्नताएं कहलाती है। ठीक है। वंशागति के नियमों का आधार क्या है साथियों? वंशागति के नियमों का आधार तो आप हम पढ़ते हैं इसके बारे में। वंशागति के नियमों का आधार, वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता व पिता दोनों ही समान मात्रा में अनुवांशिक पदार्थ संतति में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है ना, कि वंशागति के नियम के आधार पर अपन कह सकते हैं कि जो हमारे नर और मादा, क्या नर, ठीक है, प्लस मादा,
इनका क्या होता है, क्रॉस सेक्शन होता है। और जब एक शिशु बनता है या एक नया जीव बनता है, उसमें माता का और पिता दोनों का समान अनुवांशिक पदार्थ आते हैं, समान गुण आते हैं। 22 इधर से आएंगे तो 22 इधर से आएंगे और फिर मिल के यहाँ पर अपने पूरा क्या बनाएंगे, गुण सूत्र बनाएंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 88 नंबर। सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो आप कह सकते हो हीरे का होता है। कितना होता है? 2.42 होता है। 2.42 होता है। वाहन के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आप कहोगे साथियों अवतल दर्पण का। याद रखना, अवतल दर्पण में परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, ठीक है। और अपन बात करें तो जो हमारे पास ध्रुव की मुख्य फोक्स की फोक्स दूरी, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ये हमारे पास अपवर्तन की परिभाषा, परावर्तन की परिभाषा, अपवर्तनांक की परिभाषा, दर्पण सूत्र, ठीक है, लेंस सूत्र, समचंचकता। और हमारे पास बात करें तो कुछ इसमें चित्र होते हैं, उनकी भी आप ज़रूर देखना। जैसे अपन बात करें चित्रों में तो एफ पर रखी वस्तु और हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसका आलेख चित्र बनाइए। या आपको कह सकते हैं एफ सी पर, वक्रता के अंदर सी पर यदि वस्तु को रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस प्रकार के ये प्रश्न आपको देखने हैं। और ये प्रश्न अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में लाए, नेक्स्ट है वीडियो में लेके आएंगे साथियों, 2 नंबर वाले क्वेश्चन सभी। इसमें हम कर रहे हैं सिर्फ 1 नंबर क्वेश्चन की बात। फिर बात करते हैं वाहनों के पश्च दृश्य, यानी कि वाहन के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आप कह सकते हो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गोली दर्पण किसे कहते हैं? साथियों ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोला होता है तो उसे गोली दर्पण कहते हैं। कौन से लेंस के द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? याद रखना, अवतल लेंस की वजह से हमारे पास आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस की कारण। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में साथियों। और नेक्स्ट हमारे पास है किस किसकी फोक्स दूरी ऋणात्मक होती है? कि किसकी फोक्स दूरी ऋणात्मक होती है? अवतल अवतल दर्पण और अवतल लेंस की क्या होती है? फोक्स दूरी ऋणात्मक होती है। और किसकी फोक्स दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोक्स दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है दोस्तों? इनकी जो फोक्स दूरी होती है वो नेगेटिव होती है और इनकी जो दूरी होती है वो क्या हमारे पास है, पॉजिटिव होती है। फोक्स दूरी को परिभाषित कीजिए। किसी लेंस के मुख्य फोक्स और प्रकाशीय केंद्र पी के बीच की दूरी को फोक्स दूरी कहते हैं। या आप कह सकते हो बिंदु एफ व बिंदु पी के मध्य की दूरी को फोक्स दूरी कहते हैं। प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या है? साथियों अच्छे से पढ़ लेना, एक बार पूछा जा चुका है हमारा। तो प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के समझे पर स्थापित करता है। ठीक है, फिर चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन अपन बात करते हैं 97। यदि प्रकाश की किरण कांच की पट्टी पर लंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण का मान कितना होता है? यदि प्रकाश की किरण कांच की पट्टिका पर लंबवत यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है तो याद रखना आपतन कोण का मान शून्य होता है। आपतन कोण का मान क्या होगा साथियों? शून्य होगा। विवर्तन किसे कहते हैं? विवर्तन किसे कहते हैं? यदि प्रकाश के पंथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय उसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति को विवर्तित करते हैं। कि यदि कोई प्रकाश की किरण अपने पथ पर चल रही है और उसके रास्ते या पंथ पर कि अपारदर्शी वस्तु छोटी आकार में रखी है ना, कि उसका आकार क्या छोटा है, तो हमारे प्रकाश है वो क्या होगा, अपने रास्ते से विचलित होकर दूसरी ओर चलने शुरू हो जाएगा। इससे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं।
ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस उपयुक्त होता है साथियों? सरल सूक्ष्मदर्शी में अवतल लेंस प्रयुक्त होता है साथियों। शुद्ध किस्म से क्या तात्पर्य है? तो ऐसे जीन जो किसी लक्षण विशेष के लिए अनेक पीढ़ियों तक अपने समान लक्षण वाले जीव की उत्पन्न करते हैं उन्हें शुद्ध किस्म कहते हैं। कि ऐसे जीन जो किसी लक्षण विशेष के लिए अनेक पीढ़ियों तक अपने समान लक्षण वाले जीव की उत्पत्ति करते हैं उन्हें शुद्ध किस्म के पौधे या बीज कहते हैं। एकदम प्योर शुद्ध होते हैं। चलो साथियों, आज करते हैं अपने इतनी ही इस वीडियो में बात 100 क्वेश्चनों की। और याद रखना, इन 100 क्वेश्चनों में आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। आगे अपन लेके आने वाले हैं छोटे क्वेश्चन जो आपके लिए बच गए, और उसके साथ अपन लेके आएंगे वापस 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे 3 नंबर के क्वेश्चन। साथियों, आपको इन्हीं में से 100% पेपर में मिलने वाला है। तो लाइव में जो क्लास चल रही है उसको सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और प्रत्येक साथी तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ओके, धन्यवाद।